नमस्कार दोस्तों, विकास स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करेंगे, जिसमें दोस्तों हम लोग मैथ के सेशन को सॉल्व करेंगे। आप लोग दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों देखते हैं, आज का हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41 दोस्तों। यह दोस्तों दिया है, सरल कीजिए। दोस्तों संख्या दी है, इसको केवल जोड़ना है, तो आप लोग देखिएगा। इसको जोड़ते हैं 8। उसके बाद दोस्तों पहली संख्या लेंगे 8.0, उसके बाद 0.8, फिर संख्या लेंगे 0.08, उसके बाद 0.008। इसको दोस्तों जोड़ते हैं, क्या आंसर आएगा देखते हैं। तो दोस्तों संख्या आएगी 8.888। तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में दोस्तों ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न देखिएगा, 42 नंबर प्रश्न है हमारा। ये दोस्तों इसको भी सरल करना है। तो दोस्तों 12 - 1 यानी 11। उसके बाद दोस्तों का क्या अर्थ होता है? का अर्थ होता है गुणा, तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद 16 और 15 इसको जोड़ना है, तो 16 और 15 31। उसके बाद गुणा है दोस्तों 119 और 113, इनको जोड़कर और 16 माइनस करना है। तो 119 और 113 ये जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा? तो दोस्तों इसको जोड़ने पर प्राप्त होगा 200, 9 3 बार 232। उसके बाद दोस्तों -16 है, तो दोस्तों देखिएगा -16 है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको गुणा कर लेते हैं पहले। तो गुणा पर क्या हो गया, 11 कम 11, 11 3 33 34, 341 इंटू 232 में से 16 गए तो कितना बचेगा? 216। इसकी गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा? गुणा करने पर प्राप्त होगा 73656। ये हमारा आंसर आएगा। आप लोग गुणा कर लीजिएगा। अब तो ये आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? 73656। ऑप्शन नंबर जो ए है ये सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है 43 नंबर। इसमें दोस्तों आपको लासा ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम दोस्तों आपको पता होगा, एलसीएम वह संख्या होती है जो दोस्तों सभी जो संख्या दी हैं उनसे पूर्णतः जो है वह विभक्त हो जाए, वही दोस्तों हमारा लासा होता है। तो इसमें देखते हैं कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या निकल कर आएगी। इसमें दोस्तों AB² C² A² BC और A³ B³ और C²। तो इसमें A की सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो A³ है। उसके बाद B की संख्या देखते हैं, तो इसमें से B की संख्या सबसे बड़ी है B³ और C में दोस्तों C²। तो यही हमारा लासा हो जाएगा, A³ B³ C²। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा C। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 44 नंबर। दोस्तों देखिएगा, एक कस्बे की 5% जनसंख्या किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है और बची जनसंख्या में से 8% घबराकर कस्बे को छोड़कर चले गए। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी 88,274 है, तो शुरुआत में कस्बे की कुल जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मानते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि कस्बे की कुल जनसंख्या क्या थी? कुल जनसंख्या थी हमारी 100 कुल जनसंख्या मान लेते हैं। इसमें से 5% जनसंख्या जो है वह महामारी में मृत्यु हो गई उसकी, तो बची जनसंख्या कितनी? 95। उसके बाद कह रहा है कि बची जनसंख्या में 8% घबराकर कस्बे को छोड़कर चले जाते हैं। तो दोस्तों ये जनसंख्या जो है वह बची हुई, और इसमें से 8% जो है घबराकर कस्बे को छोड़ जाते हैं। तो देखते हैं, इसका 8% चले जाते हैं तो बचेगा 92%। ये जनसंख्या हमारी बची अब। और ये दोस्तों बोल रहा है कि यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी यानी वर्तमान में ये 5% कम होने के बाद, उसके बाद जो 8% छोड़कर चले गए, उसके बाद जो संख्या बची है वह जनसंख्या है 88,274। तो दोस्तों इसके आगे हम लोग लिखेंगे बराबर करके 88,274। ठीक। तो अब हम लोग दोस्तों ये जनसंख्या वर्तमान जनसंख्या की बात है कि वर्तमान जनसंख्या 88,274 है। तो हमको प्राप्त क्या करना है हमको शुरुआत में कस्बे की कुल जनसंख्या हम लोगों को प्राप्त करनी है।
तो हम लोगों ने कुल जनसंख्या मानी थी 100। तो अब 100 का मान देख लेते हैं। 100 बराबर क्या होगा? 88,274। दोस्तों ये गुणे में चला जाएगा तो इसमें क्या होगा? 100 इंटू दोस्तों फिर 100 होगा, और बटे में क्या आ जाएगा? 95 इंटू 92। ये दोस्तों इसको सॉल्व जब हम लोग करेंगे तो सॉल्व करने पर दोस्तों आंसर क्या आएगा? आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने पर आंसर आएगा 101,30। ये हमारा सॉल्व करने पर आएगा। आप लोग इसको दोस्तों सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने में बहुत समय लगेगा हम लोग, तो आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका आंसर जो आएगा 101,30, यानी दोस्तों क्या आएगा? 1,01,000। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी नंबर। 1,01,000 जनसंख्या, कुल जनसंख्या वर्तमान में दोस्तों 88,274 थी, और जो पूर्व की जनसंख्या थी वह 1,01,000। तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा ये सही हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? 3 घंटे का, सॉरी दोस्तों 45 नंबर प्रश्न है हमारा। 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात ज्ञात करना है। तो इसमें दोस्तों 3 दिन आपको पता होगा, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 3 दिन में कितने घंटे होंगे? तो 3 गुणे 24, और अनुपात किसके साथ ज्ञात करना है? 30 घंटे के साथ। तो अनुपात 30, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 से ये 10 हो जाएगा, और ये कितना होगा? 12, और ये 5। तो 12:5 ये दोस्तों अनुपात हमारा होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें ऑप्शन सही होगा बी नंबर, 12:5। अगला दोस्तों प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है, एक कार एक निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 8 घंटे में तय करती है। इसी दूरी को 5 घंटे में तय करने के लिए इसकी चाल में कितनी वृद्धि होनी चाहिए? तो दोस्तों कह रहा है कि चाल कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है कि इस चाल से 8 घंटे में निश्चित दूरी तय करता है। तो 8 घंटे में कितनी दूरी तय होगी? तो गुणा कर लेते हैं। तो दूरी बराबर क्या सूत्र होता है? दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। तो चाल कितनी है? 50, और दूरी समय कितना है? 8। तो दूरी कितनी हो गई? 8×5 = 40, 400 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, कह रहा है इसी दूरी को 5 घंटे में तय करने के लिए इसकी चाल में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी? पहले चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी कितनी है? 400। इसी दूरी को दोस्तों 400 किलोमीटर को 5 घंटे में तय करना है। तो दोस्तों अब क्या हम लोगों को निकालना है? चाल। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दोस्तों होता है दूरी बटे समय। तो दोस्तों दूरी इतनी है हमारी 400 किलोमीटर, और समय कितना है? 5 घंटे। अब दोस्तों क्या निकल कर आएगा? अब हमारी चाल जो निकल कर आएगी कितनी आएगी? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है कि इसकी चाल में वृद्धि कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों चाल जो 5 घंटे में तय करने के लिए चाहिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और है कितनी? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वृद्धि कितनी के करनी पड़ेगी दोस्तों? आप लोग देखिएगा, वृद्धि करने पड़ेगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड इसकी बढ़ानी पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी नंबर। 46 का ऑप्शन नंबर जो सी है यह सही हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। रेलगाड़ी द्वारा एक खंभे को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात करें। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो समय ज्ञात करना है, समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दोस्तों चाल कितनी है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और दूरी कितनी है? खंभे को दोस्तों पार करने के लिए जो दूरी होती है वह ट्रेन के बराबर ही होती है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? 150 मीटर। 150 मीटर, क्योंकि दोस्तों जो खंभा है उसको पार करने में, जैसे ये खंभा है इसको पार करने में जो रेलगाड़ी है वह अपने जितनी रेलगाड़ी की दूरी होगी उतना ही दोस्तों इसकी लंबाई होगी। तो यह चीज़ आप लोग ध्यान रखें। तो दूरी बराबर कितनी है? 150 मीटर। अब कह रहा है समय ज्ञात करना है। तो दोस्तों जो इसकी
रफ्तार है या चाल है दोस्तों रेलगाड़ी की, वह किलोमीटर प्रति घंटा में है और दूरी जो है वह है मीटर में। तो हम लोग जो चाल है इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। तो आपको पता होगा कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए इसमें 5/18 से गुणा करना पड़ता है, 5/18 से। तो यह हो गए मीटर प्रति सेकंड। 18×3 = 54। स्पीड कितनी आ गई दोस्तों? स्पीड आ गई 15 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों अब कह रहा है कि समय ज्ञात करना है। तो दूरी कितनी है हमारी? दूरी है 150 मीटर और चाल कितनी है? 15 मीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। ये दोस्तों इसी सूत्र में अब रख देते हैं। समय ज्ञात करना है, समय बराबर दूरी कितनी है? 150 मीटर और चाल कितनी है? चाल है 15 मीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों समय कितना आएगा? समय आएगा 10 सेकंड, 10 सेकंड ये समय आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 10 सेकंड। आगे देखिएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को प्रश्न जो है समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों आप लोग एक वीडियो जो है अच्छे तरीके से देखें तो आप लोगों को जो है प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। आगे देखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हीरो ने 47,000 में पुरानी कार खरीदी और इसकी मरम्मत में 3,000 रुपये खर्च किए। यदि वो कार को 58,000 में बेचता है तो उसके लाभ का प्रतिशत कितना होगा? तो दोस्तों इसकी जो इसने खरीदी यानी दोस्तों इसका क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है 47,000, ठीक है दोस्तों। और इसकी मरम्मत पर इसने खर्च किए कितने? 3,000 रुपये। तो अब इसको दोस्तों जो इसका क्रय मूल्य है कितना हो गया? अब हो गया दोस्तों 50,000 रुपये, 50,000 रुपये हो गया। अब वो कार को 58,000 में बेचता है, यानी दोस्तों इसका सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस है 58,000 रुपये। तो इसको दोस्तों लाभ कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ दोस्तों उसको 8,000 का, 8,000 रुपये का, ठीक है। तो कह रहा है लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा? 8,000 बटे दोस्तों CP इसका कितना है? 50,000 इंटू 100। तो दोस्तों ये 3 जीरो चले जाएंगे। 50 दूना 100, 2 8 16, यानी दोस्तों उसको 16% जो है लाभ होगा, 16%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही हो जाएगा। आप दोस्तों आप एक बार देख लीजिएगा। जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य कितना है उसका? 47,000 में उसने खरीदी, मरम्मत पर 3,000 खर्च किए। तो उसको दोस्तों अब ये जो बाइक है कितने की, कार जो है ये कितने की पड़ गई? तो 50,000 की। दोस्तों इसकी CP अब 50,000 हो गई। लेकिन उसके बाद वो कार को 58,000 में बेचता है, यानी दोस्तों इसकी सेलिंग प्राइस क्या है? 58,000। तो लाभ कितना हुआ दोस्तों? 50,000 की खरीद पड़ी उसको और 58,000 की बेची, तो 8,000 उसको दोस्तों प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ? तो 8,000 बटे CP जो है 50,000 इंटू 100। तो दोस्तों 16% जो है उसका लाभ होगा। आगे देखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है 49 नंबर, 22% छूट देने के बाद भी 17% लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए? तो दोस्तों 22% छूट देने के बाद भी 17% लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए? तो दोस्तों इसमें आप लोग जो है क्रय मूल्य मान लीजिए, मानते हैं दोस्तों CP कास्ट प्राइस, यानी कितना है? 100 रुपये। उसके बाद दोस्तों छूट कितनी है? इसकी छूट दे रहा है 22%। और उसके बाद दोस्तों इसको लाभ कितना हो रहा है? लाभ हो रहा है कितना दोस्तों? 17%। ये 17% दोस्तों इसको लाभ हो रहा है। तो आप लोग अब जो इसमें फार्मूला क्या लगाएंगे? फार्मूला दोस्तों लगाएंगे अंकित मूल्य, यानी दोस्तों मार्केटिंग प्राइस, अंकित मूल्य बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी CP दोस्तों बराबर 100 प्लस जो लाभ प्रतिशत है, लाभ प्रतिशत बटे दोस्तों 100 माइनस छूट। तो दोस्तों इसमें अंकित मूल्य जो है, अंकित मूल्य हमको जो है ये पता नहीं है। तो दोस्तों मार्केटिंग प्राइस बटे क्रय मूल्य हमने माना है कितना? 100। उसके बाद दोस्तों इधर 100 प्लस लाभ प्रतिशत कितना है?
लाभ प्रतिशत है 17। और दोस्तों छूट कितनी है 22% की, ये 22% की छूट है। तो दोस्तों 100 माइनस 22, इसको दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पर हम लोगों को क्या प्राप्त होगा, मार्केटिंग प्राइस बराबर दोस्तों 117 बटा ये कितना होगा 78, इंटू में दोस्तों कितना आ जाएगा इधर से दोस्तों ये 100। तो इसको दोस्तों आप लोग सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने पर हमको क्या प्राप्त होगा, सॉल्व करने पर आपको प्राप्त होगा 150। इसको दोस्तों हल कर लीजिएगा, इसमें सॉल्व करने पर आपको प्राप्त होगा 150। तो दोस्तों ये क्या हुआ, ये मार्केटिंग प्राइस आई। तो कह रहा है कि उसके क्रय मूल्य से जो अंकित मूल्य है ये क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए। तो दोस्तों जो मार्केटिंग प्राइस दोस्तों ये अंकित मूल्य है, मार्केटिंग प्राइस मीन्स अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य कितना आया 150, और हमने क्रय मूल्य कितना माना था 100 रुपये। तो कितना अधिक होना चाहिए 150 माइनस 100 मतलब 50% जो है ये दोस्तों अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है यह सही हो जाएगा। इसमें दोस्तों ये सूत्र आप लोग ध्यान रखिएगा, सूत्र कौन सा लगा है, अंकित मूल्य बटे क्रय मूल्य बराबर 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100 माइनस छूट प्रतिशत। यह दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये दोस्तों संख्या दी है, इसका दोस्तों औसत ज्ञात करना है। तो औसत आपको पता होगा, कुल योग बटे संख्याओं का कुल योग बटे कुल जो संख्या है उसका मान। तो दोस्तों देखिएगा 3/4 प्लस 5/8, उसके बाद 5/8 प्लस 7/12 प्लस 15/16, और संख्या कितनी है 1 2 3 4। तो संख्याओं का योग कितना है 4। तो दोस्तों देखिएगा इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व आपको पता होगा कैसे सॉल्व होगा, इसका एलसीएम लेते हैं। 4 8 12 16, इसका एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम आएगा इसका दोस्तों 4 8 12 16, एलसीएम आ जाएगा 48। तो 48 तो इसको एलसीएम आ जाएगा 48। देखते हैं 12 चौक 48, 12 तियाँ 36 प्लस 8 छंग 48, 6 पंचे 30 प्लस 12 चौक 48, 4 सत्ते 28, उसके बाद 16 तियाँ 48, 15 तियाँ 45, ये दोस्तों आ जाएगा। ठीक है 36 प्लस 30 प्लस 28 प्लस 45, इसके बाद बटे ये 4। तो दोस्तों इसको जोड़ते हैं जब हम लोग 8 5 13, 13 6 19, हासिल 1 लगा, 4 1 5, 5 2 7, 7 3 10, 3 13, 139 बटे 48 और ये बटे 4। तो दोस्तों ये 4 जो है ये गुणा में नीचे चला जाएगा 4। तो अब देखिएगा दोस्तों इसको हल करेंगे, जब हल करने पर क्या प्राप्त होगा आपको, इसका दोस्तों 139 बटे इसका गुणा कर लेते हैं, 4 8 32 और 4 चौको 16 3 19। तो दोस्तों 139 बटे 192, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा 139 बटे 192। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे अगला प्रश्न 51 नंबर प्रश्न है दोस्तों। किसी कक्षा में 18 लड़कों के एक टेस्ट में प्राप्त अंकों का औसत 16 है, ठीक है, जबकि कक्षा के कुल 30 विद्यार्थियों का औसत 18.1 है। लड़कियों के प्राप्त अंकों का औसत कितना है। तो दोस्तों 18 लड़कों के एक टेस्ट में प्राप्त अंकों का औसत 16 है, तो कुल मान कितना होगा, कुल मान दोस्तों 18 × 16, ठीक है, जबकि कक्षा के कुल 30 विद्यार्थियों का औसत कितना है। तो कुल दोस्तों विद्यार्थियों का औसत जो है, कुल विद्यार्थियों का औसत, कुल विद्यार्थियों का औसत कितना होगा 30 × 18.1। तो दोस्तों जो 18 × 16 ये कितना आएगा, 18 × 16 ये आएगा हमारा 288, और इसका गुणा करने पर कितना आएगा 3 0 3 3 8 24 और 3 1 3 2 5 543। तो दोस्तों ये 288 और 543 ये कुल विद्यार्थियों का औसत है 543, और इसका दोस्तों जो 18 लड़के थे इनका औसत 16 था, इसका कुल मान कितना है 288 और इसका कुल मान कितना है 543। तो कह रहा है कि लड़कियों के प्राप्तांकों का औसत, तो दोस्तों ये कुल विद्यार्थियों का मान है और ये लड़कों के
प्राप्त अंकों का कुल मान है, इसको माइनस करेंगे। माइनस करने पर जो 543 माइनस 288, तो इसमें दोस्तों प्राप्त मान होगा 255, 8 5 13 और ये 255। ये दोस्तों क्या आ गया लड़कियों के प्राप्तांकों का कुल मान। ये दोस्तों लड़कियों के प्राप्तांकों का कुल मान है और पूछ रहा है दोस्तों कि इनका औसत क्या है। तो दोस्तों लड़कियां कितनी बची, लड़कियां हैं, विद्यार्थी कुल हैं 30, उसमें लड़के कितने हैं 18, तो लड़कियां कितनी हैं 12। तो कह रहा है कि लड़कियों के प्राप्तांकों का औसत, तो औसत ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, औसत बराबर दोस्तों कुल मान बटे कुल विद्यार्थी। तो विद्यार्थी कितनी है, लड़कियां कितनी हैं 12, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 12 दूनो 24, 1.25, 21.25 आएगा। ये लड़कियों का औसत है, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, 21.25। ये नंबर ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, आप लोगों को दोस्तों समझ आ रहा होगा, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ये 18 लड़के हैं, 18 लड़कों का औसत कितना है 16। कुल मान ज्ञात करेंगे तो दोस्तों इन दोनों की गुणा कर देंगे, गुणा करने पर कुल मान आ गया 288। और जबकि कक्षा के कुल 30 विद्यार्थियों का औसत कितना है 18.1। इसमें दोस्तों इसका कुल मान कितना आएगा 30, इनका दोस्तों कुल विद्यार्थियों का गुणा करेंगे तो आएगा कुल मान का 543। पूछ रहा है लड़कियों के प्राप्तांकों का औसत कितना है, तो लड़कियों का पहले कुल मान ज्ञात करेंगे, तो इनको दोस्तों घटाएंगे आपस में। कुल मान लड़कियों के प्राप्तांकों का कुल मान आया 255 और लड़कियां कितनी हैं, तो 30 में से 30 विद्यार्थियों में से 18 लड़के घटा देंगे तो लड़कियां आएंगी 12 और लड़कियों का औसत कितना होगा, तो 255 बटे 12 यानी 21.25। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है 52 नंबर। एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों 5 दिनों के लिए साथ मिलकर काम करते हैं तो काम का कितना भाग समाप्त होगा। तो दोस्तों वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है। देखिए ए 10 दिनों में करता है, बी कितने दिनों में करता है, बी करता है 20 दिनों में। दोनों दोस्तों इनकी पहले क्षमता देखिएगा, एलसीएम लेते हैं, 10 और 20 का एलसीएम होगा 20। इनकी क्षमता कितनी आएगी, इसकी क्षमता आएगी 2, 10 से 20 को भाग करेंगे, इसकी क्षमता है 2 और बी की क्षमता कितनी आएगी 1। दोस्तों ए 10 दिनों में कार्य करता है, बी कितने दिनों में करता है 20 दिनों में। तो इनका एलसीएम 20 और 10 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया 20। तो अब इनके दोस्तों 10 से 20 को भाग करेंगे तो ए की क्षमता आ जाएगी, ए की क्षमता ये है, ए की क्षमता है 2 और बी की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता है 1। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो कह रहा है यदि वे दोनों 5 दिनों के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं तो ए और प्लस बी दोनों की क्षमता, कुल क्षमता कितनी है, ए की क्षमता थी 2, बी की क्षमता है 1, तो इनकी कुल क्षमता कितनी है 3। 5 दिनों के लिए मिलकर साथ मिलकर काम करते हैं तो 5 दिनों में कुल कार्य कितना हो जाएगा, कुल कार्य 5 दिनों में, तो क्षमता है 3, दिन है 5, तो कुल कार्य हो जाएगा 15 और कुल कार्य था कितना 20। तो कह रहा है कि काम का कितना भाग समाप्त होगा। तो दोस्तों देखते हैं, 15 काम हो चुका है, काम कुल था 20, कितना काम समाप्त हुआ, तो 15 बटे 20 यानी 5 3 15, 5 चौको 20, 3/4 भाग जो काम है ये समाप्त हो चुका है। ठीक है दोस्तों, बचा कितना 1/4 काम बचा है और समाप्त कितना हुआ है 3/4 काम। आपको समझ में आ गया होगा। इसकी क्षमता पहले निकालते हैं। क्षमता दोस्तों ए की क्षमता आई 2, बी की क्षमता 1, कुल कार्य कितना है हमारा 20। ए बी की क्षमता, कुल क्षमता कितनी हो गई 3 हो गई और वे दोनों दोस्तों 5 दिनों के लिए साथ मिलकर काम करते हैं तो 5 दिन में कुल कार्य कितना होगा 15 हो जाएगा। कह रहा है कि काम का कितना भाग समाप्त हुआ है, तो दोस्तों 15 कार्य हो चुका है, कुल कार्य था 20, तो 3/4 कार्य जो है भाग समाप्त हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है पी और क्यू एक साथ एक काम को 7 दिनों में कर सकते हैं। पी क्यू से दोगुना कुशल है, पी अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। तो दोस्तों देखिएगा, अच्छा प्रश्न है। कह रहा है पी और क्यू एक साथ एक काम को 7 दिनों में कर सकते हैं। पी
प्लस क्यू जो है ये दोनों 7 दिनों में कर सकते हैं। पी क्यू से 2 गुना कुशल है, तो मानते हैं क्यू की क्षमता है 1, तो पी 2 गुना कुशल है, तो पी की क्षमता कितनी हो जाएगी 2। और दोस्तों ये 7 दिनों में कार्य समाप्त करते हैं दोनों मिलकर, तो इनका दोस्तों देखते हैं कुल कार्य कितना है हमारा। कुल कार्य है दोस्तों 7 दिनों में कार्य समाप्त करते हैं। क्षमता दोनों की कितनी है 3, 2 और 1, ये दोस्तों क्षमता हो गई इनकी 3। कुल कार्य कितना हो गया 21 दोस्तों, कुल कार्य हो गया। ठीक है, कह रहा है 21 कुल कार्य है। पी अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। पी की क्षमता कितनी है 2, तो दोस्तों पी कितने दिनों में समाप्त करेगा कुल कार्य को 21/2, समाप्त कितने दिनों में करेगा 10.5 दिनों में। तो दोस्तों इतने दिनों में पी जो है अकेले कार्य को समाप्त करेगा। अगर पूछा जाए क्यू कितने दिनों में करेगा, तो दोस्तों क्यू की क्षमता है 1, कुल कार्य कितना है 21, तो अगर क्यू की पूछा जाए क्यू कितने दिनों में करेगा समाप्त कार्य को, तो 21 दिनों में। और पी कितने दिनों में करेगा, तो 10.5 दिनों में, 10.5 दिनों में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। एक व्यक्ति साधारण ब्याज की 4% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए 5,000 उधार लेता है। वह इसे 2 वर्ष के लिए 6.25% की वार्षिक दर पर अन्य व्यक्ति को दे देता है। प्रतिवर्ष उसके द्वारा प्राप्त लाभ ज्ञात कीजिए। दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट का जो है क्वेश्चन है। कह रहा है एक व्यक्ति साधारण ब्याज की 4% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपये उधार लेता है और 2 वर्ष के लिए इसे 2 वर्ष के लिए 6.25% की वार्षिक दर पर अन्य व्यक्ति को दे देता है। तो दोस्तों इसमें सिंपल इंटरेस्ट जो है फार्मूला आपको पता होगा, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। तो दोस्तों पी मूलधन कितना है 5,000 रुपये, दर कितनी है 5,000 रुपये दोस्तों, दर कितनी है, दर है 4% और समय कितना है 2 वर्ष। तो दोस्तों देखते हैं इसको सॉल्व करेंगे। तो जो सिंपल इंटरेस्ट है साधारण ब्याज कितना आएगा 400 रुपये। ठीक है दोस्तों, 400 रुपये साधारण ब्याज आ गया। और अब वह इसे 2 वर्ष के लिए जो 6.25% की वार्षिक दर पर अन्य व्यक्ति को देता है। तो दोस्तों देखते हैं दोबारा दोस्तों, अब जो दर है मूलधन तो वही है दोस्तों 5,000 रुपये, लेकिन दर अब बदल गई है। दर कितनी है 6.25 और समय कितना है, समय भी दोस्तों 2 वर्ष है। तो देखिएगा ये कितना आएगा, ये दोस्तों पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। तो 2 जीरो ये चले गए, 50 दूना 100 और 2 ये 2 कट गए। तो इसमें दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ 625 रुपये। यानी दोस्तों जो उसने उधार लिया उसमें दोस्तों जो सिंपल इंटरेस्ट इसको प्राप्त हुआ, जो इसको देना है वो 400 रुपये है। उसने दोस्तों 2.25% जो दर है उसको बढ़ाकर दूसरे व्यक्ति को उधार दिया, उसमें दोस्तों उसको ब्याज जो प्राप्त हुआ वो 625 रुपये प्राप्त हुआ। तो कह रहा है उसके द्वारा लाभ कितना है, तो लाभ आपको आप देख सकते हैं लाभ कितना हुआ 225 रुपये। लेकिन दोस्तों आप लोग यहाँ एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि आंसर 225 रुपये आया लेकिन ऑप्शन जो है कोई मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना, कह रहा है प्रतिवर्ष उसके द्वारा प्राप्त लाभ की याद कीजिए, प्रतिवर्ष की बात कर रहा है। ये दोस्तों लाभ कितने वर्ष का है, ये लाभ है 2 वर्षों का, ये लाभ है 2 वर्षों का, हमको ज्ञात करना है प्रतिवर्ष का। तो इसको जो है दोस्तों 2 से भाग कीजिएगा, भाग करने पर आएगा 100 दोस्तों 12.50। ठीक है दोस्तों 112.50 ये प्रतिवर्ष उसका लाभ है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही हो जाएगा 112.50, ऑप्शन नंबर बी ये सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है 2,000 रुपये दोस्तों 40% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न है। तो देखिएगा आप लोग इसको दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे। ये दोस्तों प्रथम साल का ब्याज कितना हुआ, तो दोस्तों 2,000 रुपये का 40% वार्षिक दर से ब्याज कितना हुआ 1 साल का
1 साल का ब्याज हुआ दोस्तों 800 रुपये। ठीक है, पहले साल का ब्याज कितना हुआ 800 रुपये, तो पहले साल का ब्याज है 800 रुपये। दूसरे साल की बात की जाए दोस्तों, ये चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है दोस्तों। चक्रवृद्धि ब्याज में दूसरे साल का ब्याज पहला स्टेप तो 800 रुपये वो रहेगा, लेकिन 800 रुपये पर भी दोस्तों अब इसको 40% ब्याज मिलेगा। तो 800 का 40% ब्याज निकाल कर देखते हैं, ये कितना आएगा, ये आएगा 320 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो 320 रुपये और उसे प्राप्त हुए। ये 800 तो 2000 रुपये पर प्राप्त हुए, ठीक है, लेकिन 320 रुपये जो है वह दोस्तों 800 रुपये पर ब्याज प्राप्त हुआ है। तीसरे साल की बात की जाए, तीसरे साल में भी दोस्तों ये 800 रुपये प्राप्त हुए। 320 पर दोस्तों 40% ब्याज लगेगा तो 640 हो जाएंगे। उसके बाद अब ब्याज दोस्तों ये 320 रुपये पर फिर से लगेगा। 320 रुपये पर 40% ब्याज देखते हैं कितना आएगा, ये आएगा दोस्तों 4 दूना 8 4 12, 128 रुपये, 128 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है हमसे कि तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात करें। तो ये हमारा तीसरे वर्ष का ब्याज है, जोड़ लेते हैं इसको। तीसरे वर्ष का ब्याज कितना आया 128 है, तो 8 हो गए, 4 2 6 हो गए, और 8 6 14 1 15, 1568 रुपये। ये जो है दोस्तों तीसरे वर्ष का ब्याज है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1568 रुपये। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज में ज्यामितीय आधार से लंब 4 सेंटीमीटर बड़ा है और कर्ण जो है उससे 4 सेंटीमीटर बड़ा है, तो कर्ण की लंबाई की गणना कीजिए। तो दोस्तों समकोण त्रिभुज में ज्यामितीय आधार से लंब जो है 4 सेंटीमीटर बड़ा है और कर्ण उससे भी 4 सेंटीमीटर बड़ा है, तो कर्ण की लंबाई की गणना कीजिए। तो दोस्तों समकोण त्रिभुज देखिएगा, ये समकोण त्रिभुज हमारा है। इसमें कह रहा है ज्यामितीय आधार से लंब जो है 4 सेंटीमीटर बड़ा है, तो आधार मानते हैं हम लोग x, जो लंब है वह है 4 सेंटीमीटर बड़ा, तो x + 4, और कर्ण कह रहा है कर्ण उससे भी 4 सेंटीमीटर बड़ा है, तो कर्ण की लंबाई कितनी हो गई x + 8। कह रहा है कर्ण की लंबाई हम लोगों को ज्ञात करनी है। तो दोस्तों इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यह दोस्तों फार्मूला होता है समकोण त्रिभुज का। इसको दोस्तों ओपन करेंगे जब, तो x + 8 का स्क्वायर यानी दोस्तों x² + 64 + 16x, ये दोस्तों इसको खोलने पर आएगा इधर x² + x², 4 चौको 16 + 4 दूना 8x। ठीक है दोस्तों, 8x ये आ जाएगा। तो इधर देखिएगा आप लोग, इधर x² + 16x + 64, इधर क्या है x ये 1x ये 2x² प्लस दोस्तों 8x + 16। तो इधर दोस्तों माइनस जब होगा तो x² बचेगा, ये x² इधर 2x² से माइनस होगा तो x² प्लस 16x जो है ये 8x से माइनस होगा तो -8x, प्लस दोस्तों 64 से 16 जो माइनस होगा कितना आएगा, इसमें दोस्तों आएगा 4 8 और 1 6 में से 1 गया, 5 में से 1 48। ये दोस्तों सॉल्व करने पर आएगा। तो इसको दोस्तों अब हम लोग जो है इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसमें दोस्तों कितना आएगा x² + 12x + 4x + 48। ठीक है दोस्तों, तो इसमें x - 12 + 4x + 12, ये दोस्तों ये माइनस का होगा सारे दोस्तों। ये यहाँ पर जो ये 48 है ये माइनस का होगा, क्योंकि जो 64 है इधर पक्षांतर होगा जब जाएगा तो 16 जो है 64 माइनस का होगा, तो यहाँ पर 48 माइनस का बचेगा। तो दोस्तों ये कितना हो गया -12। ठीक है दोस्तों, तो इसका ओपन होने पर क्या आएगा x - 12 और क्या एक है x + 4। तो दोस्तों ये दो खंड इसके आ गए, तो x बराबर जो 12 है यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि जो x + 4 है ये जो इधर 75 होकर जाएगा तो x - 4 होगा, ये हमारा सही नहीं होगा, ये निगेटिव वैल्यू जो है ये माने नहीं होगी। तो x बराबर जो 12 में प्राप्त हुआ यहाँ से, ये x - 12 वाला x बराबर जो 12 प्राप्त हुआ यही कर्ण की लंबाई होगी, x का मान होगा सारी दोस्तों। यहाँ पर x का मान 12 है
तो कण की लंबाई हमें प्राप्त करना है, x बराबर 12 और प्लस 8, तो कण की लंबाई कितनी हो गई 20 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसमें ये सही हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग थोड़ा अच्छे से सॉल्व करें। यहाँ हमको थोड़ा स्पेस है कम मिला है, तो दोस्तों आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व करें तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। केवल इसमें दोस्तों जो स्क्वायर है इनको अच्छे से खोलना है आपको, और जोड़ना घटाना सही से है। इसके बाद दोस्तों एक्स की आपकी वैल्यू आ जाएगी और जो है कण का मान आपका प्राप्त हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, देखिएगा दोस्तों, एक कक्षा के छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का अंकगणितीय माध्य 58 है। उनमें से 20% द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 60 था और 30% द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 40 था। बाकी बचे छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य क्या है? तो दोस्तों मानते हैं हम लोग कुल छात्र कितने थे 100, ठीक है। माना कुल छात्र दोस्तों 100 हैं, उसमें से इनका कुल अंकगणितीय माध्य है 58, उसमें से दोस्तों 20% द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य है 60, तो 20 छात्रों का कितना है 60 है, और 30% द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 40 है। यानी दोस्तों ये 60 प्लस जो 30% द्वारा प्राप्त कितने हैं 40। उसके अलावा दोस्तों बचा क्या, 30 छात्र ये, 20 छात्र ये, 50 छात्र हो गए। हमने छात्र कितने माने 100, तो बचे हैं दोस्तों 50 छात्र। तो दोस्तों इधर प्लस लगाएंगे, 50 छात्रों का हम मानते हैं जो माध्य है वो x है। कुल बराबर दोस्तों कुल माध्य कितना है, कुल माध्य था 58, हमने छात्र कितने माने हैं 100, तो कुल माध्य हो जाएगा 100 × 58। तो इसको जोड़ते हैं दोस्तों, 6 दूना 1200, ये 1200 हो जाएगा। इधर दोस्तों 4 × 1200 और ये 50x। ठीक है दोस्तों, 50x आपको समझ आ गया होगा कि 50x कहाँ से आया। 50x दोस्तों 20 छात्र ये हो गए जिनका माध्य है 60, और 30 छात्र ये हो गए जिनका माध्य है 40। उसके बाद 30 और 20 कुल हो गए 50, और हमने छात्र कितना माना था 100, बचे कितने छात्र 50। तो कह रहा है कि उन्हीं बाकी बचे छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य हमें प्राप्त करना है, तो हमने इनका माध्य माना x। ठीक है दोस्तों, और कुल माध्य जो हमको पता है कुल माध्य है 58, तो यहाँ पर दोस्तों छात्र 100 थे और कुल माध्य 58 है, इसी को दोस्तों गुणा करके बराबर में हमने लिखा है। तो इधर हो जाएगा 5800 दोस्तों, 12 दूना 2400 ये हो जाएगा, प्लस 50x बराबर 5800। ठीक है दोस्तों, तो 50x बराबर ये माइनस होगा 0 0 और 4 और 3 3400। तो x की वैल्यू देखते हैं 3400/50, ये 0 चला जाएगा तो आएगा 5 6 का 30, 5 8 40, यानी 68%। दोस्तों जो 50% छात्र हैं इनका माध्य कितना होगा 68। ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा, कुल छात्र 100 माने थे हमने, 20 का जो माध्य था वह था दोस्तों 60, और 30 का माध्य था 40। 30 छात्रों का जो है माध्य था 40, और बचे दोस्तों 50 छात्र, उनका हमने माध्य माना x। कुल माध्य कितना है 58 है। तो दोस्तों इसको आप लोग जोड़ के देखिएगा, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 58, इसमें क्या दिया है दोस्तों, ये पाई चार्ट का है, पाई ग्राफ दिया गया है। पाई ग्राफ वर्ष 2017 में विभिन्न मोबाइल कंपनियों द्वारा की गई कुल बिक्री को दर्शाता है। तो दोस्तों जो 2017 में विभिन्न मोबाइल कंपनियों द्वारा की गई कुल बिक्री को दर्शाता है। अदर 40% है, सैमसंग 48% है, एप्पल 18% है, और ये कोई हुआई कंपनी है 11% है, ओप्पो 7% है, वीवो 6% है। अब हम लोग आगे प्रश्न देखते हैं, प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है दोस्तों, यदि वर्ष 2017 में कुल बिक्री 5000 करोड़ रुपए थी, 5000 करोड़ थी, तो वीवो कंपनी द्वारा की गई बिक्री कितने करोड़ की थी। तो दोस्तों देखते हैं पहले वीवो की बिक्री कितनी है। वीवो की बिक्री है दोस्तों 6%। ठीक है, तो देखें दोस्तों 6% वीवो की बिक्री है, कुल कितनी बिक्री है 5000 करोड़। तो दोस्तों 6/5000 × 100, तो दोस्तों कितना आएगा, ये कितना है दोस्तों, क्या कह रहा है प्रश्न एक बार देखते हैं दोस्तों। 6%, सॉरी लगाने में दोस्तों थोड़ा मिस्टेक हो गया, कह रहा है 6%। तो दोस्तों 6% था
जो वीवो की कंपनी की बिक्री 6% थी, तो 6/100 इंटू 5000। तो दोस्तों देखिएगा ये दो चले गए, 5 6 का 300 दोस्तों करोड़ हो गई। जो इसकी बिक्री थी वीवो की वह 300 करोड़ हो गई। जो दोस्तों ग्राफ में जो इसकी बिक्री थी वह 6% थी, और कुल बिक्री कितने हैं 5000 करोड़ की। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 300 करोड़। ऑप्शन नंबर जो ए है ये सही हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सभी 4 शहरों में निरक्षर लोगों का कुल कितना प्रतिशत है। तो कह रहा है 1 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित है। तो कह रहा है ये दोस्तों शहर ए, शहर बी, शहर सी, शहर डी, ये 4 शहर हैं, इनमें निरक्षर लोगों का कुल कितना प्रतिशत है। निरक्षर लोग कितने हैं दोस्तों, निरक्षर लोग देखिएगा, जोड़ते हैं इसको कितना आएगा, 0 9 5 14 और बचा 340। ये दोस्तों निरक्षर लोग हैं। और कह रहा है कुल कितना प्रतिशत है। तो जनसंख्या कुल देखते हैं, 200 एक ही हो गई। बी की दोस्तों देखिएगा, साक्षर और निरक्षर, साक्षर हैं 200 और निरक्षर हैं 100, तो इसमें क्या आएगा 300। ठीक है। उसके बाद दोस्तों 150 ये 120, इसको जोड़ लेते हैं तो इसमें आएगा दोस्तों 0, उसके बाद 5 2 7 और 3 2 5 2 7, 770। ये दोस्तों जनसंख्या कुल कितनी है 770, और निरक्षर लोग कितने हैं 340। तो कह रहा है कि निरक्षर लोगों का प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पर प्रतिशत हम लोगों को देखना है। प्रतिशत देखते हैं अभी दोस्तों, 1 मिनट देखिएगा दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे तो 340 अपान में कितना आएगा 340, कुल कितना है 770 इंटू 100। तो दोस्तों इसको आप लोग जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आपको क्या प्राप्त होगा, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों, गुणा करके सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होगा 44.1। ठीक है दोस्तों, तो इसको 44.1 ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है 44.1, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा अगला प्रश्न जो है दिया गया है ग्राफ एक्स शहर में वर्ष 2017 में 6 महीनों में बाइक पंजीकरण और कुल वाहनों को दर्शाता है। चार्ट में पहला स्तंभ बाइक भूरा और दूसरा स्तंभ कुल वाहनों काला को दर्शाता है। दिए गए डेटा के आधार पर मार्च 2017 में बाइक के अतिरिक्त पंजीकृत वाहनों की संख्या क्या है। तो देखिएगा दोस्तों, भूरा जो है ये बाइक को दर्शाता है। इसमें किसमें कह रहा था दोस्तों, मार्च में दोस्तों बाइक और कुल वाहन देखेंगे। मार्च में दोस्तों, मार्च में बाइक है 15 और कुल वाहन है 25। और दोस्तों जो संख्या हमारी ये दी है ये सब हज़ारों में है। तो बाइक कितनी है 15,000 और कुल वाहन कितने हैं 25,000। तो कह रहा था दोस्तों बाइक के अतिरिक्त पंजीकृत वाहनों की संख्या क्या है। तो दोस्तों इसमें देखिएगा बाइक 15,000, कुल जो है 25,000, तो इस 25,000 माइनस 15,000 कह रहा है कि अंतर कितना था, अंतर है हमारा 10,000। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा, इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, 10,000 आता है। ऑप्शन नंबर जो इसमें सही होगा वह सही होगा बी नंबर 10,000। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को 1 से 2 बार देखें, प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न कोई ज़्यादा टफ नहीं है। आप लोग दोस्तों वीडियो देखें और प्रश्न जो है स्वयं को एक बार दोस्तों चेक कर लीजिएगा, अच्छे से सॉल्व करें तो प्रश्न आसानी से आपसे सॉल्व हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद दोस्तों।